हेलो एवरीवन। टॉप 10 माइंड स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस के बाद एक और हम आपके लिए क्वेश्चन की थोड़ी सी सीरीज लेके आए हैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा इससे पहले वाला, तो आपने कहा, हमने उसमें लास्ट में बोला था कि हम आपके सामने लेके आएंगे कुछ 30 क्वेश्चंस। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से देखो, हमने लिखा है स्टॉप डूइंग दीज ब्लंडर्स। आप ऑनेस्टली सोचना कि भाई जितने भी एग्जाम दिए हैं आपने, अगर ये क्वेश्चन आए हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आए हैं तो क्या आपसे ये गलतियां हुई हैं? और आपको याद रखना है कि भाई आप देखो, एट द 11th आवर समय आ गया है, कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के आपके, तो इन मिस्टेक्स को आप इतने ध्यान से देखिएगा। और हमें नहीं लगता कि आप ये 4 दिन 5 दिन, जितने भी दिन आपके एग्जाम के बचे हैं, आप जो है इन 4-5 दिनों तक ये चीजें नहीं याद रख पाओगे। डिफरेंट चैप्टर से, ऑलमोस्ट हर चैप्टर से जो है आपका, हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनमें जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और उनमें वो ब्लंडर्स हो जाती हैं। तो चलिए जरा तैयार हो जाइए इन टॉप 30 क्वेश्चंस को, जिनमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक होती हैं, और आपका काम क्या है कि आपको वो रिपीट नहीं करनी है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको ये सोचना है कि अरे हाँ यार, किसी भी एक एग्जाम में हमसे ये गलती हुई है। तो आप इस तरह से देखोगे कि जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपके छोटी छोटी मिस्टेक में कट जा रहे हैं, वो 100% हम गारंटी ले रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपके वो नंबर सिक्योर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन की कैटेगरी में हम आते हैं। अब आप देखना, क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें है आपका कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने जितने भी, चाहे स्टडी ऑफ कंपाउंड हो, चाहे और भी कई सारे तरह के चैप्टर्स हो, उनमें कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल वाले हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। तो उसी में आपका एक दिया हुआ है, एक टेबल बनी हुई है। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, कॉपी मतलब आप टेबल को कॉपी करोगे, और ये दिया हुआ है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। ये टेबल फॉर्म में बना हुआ, लेकिन हम टेबल नहीं बना रहे हैं। और यहां दिया है आपका एनोड, और यहां दिया है आपका इलेक्ट्रोलाइट। बहुत कॉमन मिस्टेक वाला क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में आपको मालूम है, आप कहोगे अरे सर ये तो बड़ा आसान है। देखिए ना, एनोड जो है हम लिखते हैं इम्प्योर कॉपर का होता है, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट होता है। हमने कहा बस कर दी ना गलती। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका एनोड यूज्ड में आपका होता है थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर। और इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम एक्वस सॉल्यूशन, मोल्टन या एसिडिफाइड के बिना नहीं लिखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो कॉमन मिस्टेक है वो हम लोग देखते हैं। यहां पर बच्चे ने थिक ब्लॉक नहीं लिखा, ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं लगाया, तो हमने अंडरलाइन किया है। अब हम जैसा कह रहे हैं कि आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा कि क्या कभी आपसे ऐसी गलतियां हुई हैं, और आपको वो गलतियां अब नहीं करनी है। तो पहली चीज, बच्चा यहां केवल लिखता है इम्प्योर कॉपर। अगर उसने लिखा तो नो डाउट, उसकी नॉलेज पर कोई हम वो नहीं करेंगे, डाउट नहीं करेंगे, उसको नॉलेज है, फुल नॉलेज है। लेकिन सॉरी, उसने छोटी सी चीज ध्यान नहीं रखी कि थिक ब्लॉक होता है। और इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर सल्फेट, तो उसको मालूम है कि हम रिफाइनिंग कर रहे हैं कॉपर की, तो कॉपर सल्फेट लेंगे, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन लगाना भूल गया, पहली चीज। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन। कई जगह हमने इन क्वेश्चंस को कवर किया, लेकिन अब एग्जामिनेशन बिल्कुल पास में है, तो 1-2 दिन में आप इस चीज को भूलोगे नहीं। तो हमने सोचा एक बार हम फिर से इन चीजों का आपका प्रॉपर रिवीजन करा दें। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन, यहां वर्ड्स में था, हमने जल्दी में लिख दिया इसको, एंड स्टेट द बॉन्डिंग इन इट। अब देखो यहां पर नो डाउट आपने कहा अरे सर देखिए बना लेंगे हम। यहां पर जो कॉमन मिस्टेक होती है, हमारा मेन पर्पस यहां पे है, उन कितनी बार ये क्वेश्चन हमने कराया है हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेन मिस्टेक्स जो हैं
वो आपकी होती हैं जो हम मेन उन पर फोकस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आप देखिएगा अभी सिंपल एक एक लाइन के हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनमें गलती होती है। अब यहां पर जो हम लोग मिस्टेक ऑब्जर्व करते हैं वो क्या है, आपकी जो ऑब्जर्व्ड मिस्टेक है वो ये है कि बच्चा क्या करता है कि विदाउट पॉजिटिव साइन कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। सेकेंड चीज, उसने इलेक्ट्रॉन भी लगा दिया और एरो भी लगा दिया। तीसरी चीज, फॉरगॉट टू राइट बॉन्डिंग। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये मिस्टेक ऑब्जर्व्ड होती है जो आपको नहीं करनी है। आप कहोगे अरे सर ने इतना वो लिखा फिर काट दिया। हाँ, हम काट देंगे, हम 10 बार लिखेंगे 10 बार काटेंगे, लेकिन जो गलत है सही है ये हम नहीं देखेंगे कि इसको नहीं लिखना चाहिए था हमको। आपको सिर्फ इसीलिए हमने रेड से लिखा है कि ऑब्जर्व्ड मिस्टेक क्या है कि विदाउट पॉजिटिव साइन पूरा बनाया, ये पॉजिटिव साइन नहीं लगाया, 0 दे दिया हम लोगों ने। यहां पे बॉन्डिंग एरो भी लगा दिया और ये भी लगा दिया, तभी भी 0 मिल गया। क्यों? क्योंकि आप यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करा रहे हो जिसका सिंबल होता है ये एरो। आप एरो भी बना रहे हो, 2 लोन पेयर भी बना रहे हो, तो मतलब आपने 2 लोन पेयर भी दिखाए और उन 2 की शेयरिंग भी करा दी, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए। तो ये गलती हो गई आपकी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जिसको भी हमने कई बार एम्फेसाइज किया है। इसमें हमने इसीलिए हम एक एक 2-2 क्वेश्चन हर तरह के लेके चल रहे हैं। आइडेंटिफाई एनायंस। अब यहां पे क्या है कि एक सॉल्ट लिया है M, ऑन when treated with Kong sulfuric acid produces a gas। आप यकीन मानो स्टेटमेंट बहुत सिंपल होते हैं, केवल आपको थोड़ा सा बस विजिलेंट रहना होता है। produces a gas that gives dense white fumes with ammonia। अब देखो, अगर आप अमोनिया लो तो उस अमोनिया के संग HCl जो है आपका अमोनियम क्लोराइड बनाता है, इसकी डेंस व्हाइट फ्यूम होती है। तो यहां पर जो गैस इवॉल्व हुई वो HCl है, जिसमें आपका कौन सा आयन है ये देखो। आप कहोगे अरे सर बहुत आसान है, यहां पर ये होगा क्लोराइड। हम आपके मार्क्स देंगे काट, क्योंकि यहां पर आप लिखोगे क्लोराइड आयन। तो ये यहां पर आयन की टर्म है जो आपने मिस कर दिया। आपने कहा सर हम सिंबल में लिखेंगे, हमने कहा Cl-1 लिख दो, लेकिन इसके संग भी ऑप्शनल होता है आयन लगाओ ना लगाओ, लेकिन आप अपने दिमाग में ये चीज रख लो कि ऐसे क्वेश्चन में हमें आयन जरूर लिखना है। तो यहां पर ऑब्जर्व मिस्टेक क्या हुई? ऑब्जर्व मिस्टेक हुई कि आयन विदाउट साइन, ये आप लिखते हो जो अब आप नहीं करोगे, ये नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या हो गई कि यहां पर हम लोग देखते हैं कि डोंट आइडेंटिफाई सॉल्ट। बच्चा यहां सॉल्ट का नाम लिख देता है, उसने देखा सॉल्ट M तो वो सोचता है यहां सॉल्ट लिखना है, वो सॉल्ट का नाम लिख देता है। तो जब भी एनायन या कैटायन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सॉल्ट अपने आंसर में नहीं लिखना है। दूसरी चीज, आपको जो भी आप वेदर इट इज इन वर्ड्स और इट इज इन सिंबल, पुट आयन अलोंग विद इट। तो ये आपने देखा कि इस टाइप से हमने कुछ क्वेश्चन देखे जिनमें हमने देखा कि भाई हाँ, अब कभी आप भी सोच रहे होगे अरे हाँ यार ये गलती हो चुकी है हमसे, ये हो चुकी नहीं हुई है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हो गई है कहीं ना कहीं ये मिस्टेक, तो आपको ध्यान रखना है कि हम ये मिस्टेक्स अब नहीं करेंगे। थर्ड पार्ट में आता, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? आइडेंटिफाई आयंस। अब उन्होंने आपसे कहा कि आप सॉल्ट को आइडेंटिफाई करिए, तो यहां पर आप सॉल्ट आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई सॉल्ट P and Q। अब वो कह रहे हैं पहला, इसमें 2-2 पार्ट दिए होंगे, एक पार्ट से आप कैटायन को आइडेंटिफाई करोगे, एक पार्ट से एनायन को आइडेंटिफाई करोगे, और उसके बाद दोनों को मिला के जो सॉल्ट बनना है वो लिख दोगे।
तो यहां पे कह रहे हैं ऑन परफॉर्मिंग अ फ्लेम टेस्ट, परफॉर्मिंग अ फ्लेम टेस्ट P gives lilac flame, lilac flame। अब आपके दिमाग में यहां से lilac flame means potassium and its solution gives white PPT with AgNO3, white PPT with AgNO3। अब देखो आपको पहला पार्ट आइडेंटिफाई करना है कि P विद लाइलेक फ्लेम पोटेशियम की होती है। और अगर आपने मेरे ऑब्जर्वेशन वाले वीडियो देखे होंगे या डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग वाले, तो आपने देखा होगा कि AgNO3 क्लोराइड आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। आप AgNO3 देखो, आप तुरंत बस आगे आपको पता नहीं कुछ आता है नहीं आता है उस बात को भूल जाओ, बस AgNO3 पे फोकस करो और सीधे से आप सोच लो कि वो आयन क्या होगा, हमारा क्लोराइड। तो आपने क्या किया, आपने कहा सर क्लोराइड होगा, हमने कहा सॉल्ट बताओ, आप कहोगे सिंपल सा सर, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है, तो सिंपल सा हमारा यहां सॉल्ट निकल के आएगा KCl। तो यहां क्या करना है, आपको सॉल्ट का नाम लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, यहां पे उन्होंने देखा डेंस वाइट PPT विद AgNO3 क्लोराइड आयन, क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन या एनायन आता है। तो आपको जब भी ऐसे आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है कि वेदर इट इज आयन और इट इज अ सॉलिड, सॉरी इट इज अ सॉल्ट। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब इसी का सेकेंड पार्ट में, व्हेन डाइल्यूट HCl, हमने कहा ना इसमें एक पार्ट से आपको कैटायन मिलेगा, एक पार्ट से आपको एनायन मिलेगा। तो कैटायन P से, मतलब जो P का कैटायन है वो क्या कह रहा है कि जब हम P को हीट करेंगे तो लाइलेक फ्लेम मिलेगी। लाइलेक फ्लेम आपका पोटेशियम देता है, सोडियम गोल्डन येलो होता है, तो यहां पर कैल्शियम ब्रिक रेड होता है, पोटेशियम आपका लाइलेक होता है, तो ये कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। When dilute acid is added to Q, when dilute acid is, अब देखो इन्होंने नाम भी नहीं दिया, added to Q, brisk effervescence formed, brisk effervescence formed and gas produced, lime turns lime water milky and does not affect KMNO4। अब देखो पहला पार्ट मिल गया कि लाइम वाटर मिल्की डज नॉट अफेक्ट KMNO4, यानी कि आपने अपने दिमाग में बैठा लिया कि अरे ये तो कार्बोनेट आयन है। अब हम, ये हमारा हो गया एनायन। अब हम कैटायन के लिए उन्होंने क्या दिया है कि when NH4OH is added to salt, it produces white PPT। अब आपको पूरी एनालिटिकल केमिस्ट्री दिमाग में दौड़ानी पड़ेगी, which is soluble in excess of NH4OH, which is soluble in NH4OH। अब आप देखो white PPT देता है, white PPT आपका क्या होता है, जिंक भी देता है और लेड भी देता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जिंक NH4OH में जिंक का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट होगा वो आपका एक्सेस में सॉल्युबल होता है। तो यहां पर आपने कहा सर दूसरा आ रहा है Zn+2, हमने कहा वेरी गुड, इन दोनों से सॉल्ट बना दो। आपने कहा सर ZnCO3 दोनों के 2 हैं, ये हम ऑप्शनल बता रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट लिख दो तो बहुत ही अच्छा है। तो यहां पे सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया हमारा ZnCO3। तो हम बार बार ये चीज कहेंगे, ये कुछ कॉमन मिस्टेक होती है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर सॉल्ट पूछा है तो आप सॉल्ट आइडेंटिफाई करोगे, अगर उन्होंने आपसे पूछा है आयन तो आप आयन लिखोगे। वहां पे आपने अगर सॉल्ट लिखा, भले ही उसमें आयन प्रेजेंट सही है, लेकिन एज अ एग्जामिनर हम लोग को बोला जाता है कि भैया इस पे नंबर काट दो। अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा, फिफ्थ, और ये भी बहुत कॉमन है जो हमने अभी माइंड स्टॉर्मिंग में भी लिया था कि आपको क्या करना है कि कॉपर सल्फेट फ्रॉम कॉपर, इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो आपने कहा अरे सर बड़ा आसान है, देखिए अब देखो रेड से लिख रहे हैं मतलब वो कॉमन मिस्टेक है।
यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये हम अपने हर वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था, हमने वहां भी बताया था, ये इक्वेशन आपको कभी नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि होता क्या है यहां पर कि कॉपर ऑक्साइड जब हम रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के संग तो CuSO4 प्लस H2O। ये कई सारे ईयर के बोर्ड वाले क्वेश्चन है जहां पर हम लोगों ने देखा कि ये छोटी छोटी सी मिस्टेक जो बच्चों का 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर मतलब 75 74 ऐसे बच्चों को रोक रहे थे वो, तो इसीलिए हमने उन सारे क्वेश्चन को, भले वो एक लाइन का हो या लंबा सा स्टेटमेंट हो या कैसा भी क्वेश्चन हो, हमने सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 6 में। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ नंबर 1 प्रोपेनल, नंबर 2 आप देखिएगा और ईमानदारी से सोचिएगा कि हाँ भाई ये मिस्टेक हमने भी कहीं ना कहीं करी है 2, और ये खाली बस इन 3 ग्रुप में ही प्रॉब्लम आती है। जब ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं तो मेन एल यानी कि एल्डिहाइड में ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में और एल्किल एल्केन्स में प्रॉब्लम आती है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। आपने कहा सर बड़ा आसान है, प्रोपेनल मेथ एथ प्रोप और एल है CHO लगाएंगे तो आपने झटके में यहां CHO लगा दिया, जो कि अभी हम नहीं लिख रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दो, जो CHO होता है और COOH होता है, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में हम इस C को भी काउंट करते हैं। तो प्रोपेनल है तो आपको 3 स्ट्रक्चर में ही लास्ट वाले पर आपको क्या करना है कि एल ग्रुप का CHO लगाना है। तो आपने कहा कि, और इनके स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखिएगा कि एक कार्बन से 4 बॉन्ड निकलने चाहिए। अब बात आती है यहां पे हम एल ग्रुप लगाएंगे, आपने कहा सर CHO, और झटके में यहां CHO लगा दिया, गलती हो गई क्योंकि CHO का हम यहां पर कंडेंस फॉर्म नहीं लिखते हैं, हम पूरा ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे। ऐसे ही है एथेनोइक एसिड, तो ये हो गया इसका H और H। अब पहले हम सही स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम आते हैं मेथ एथ प्रोप 2 मिथाइल। अब देखो, अब आप ध्यान दो, अगर कभी ये मिस्टेक हुई है तो अब आप बिल्कुल सोच लो कि हमें अब ये मिस्टेक नहीं करनी है। यहां पर कॉमन मिस्टेक जो ऑब्जर्व होती है, वो कॉमन मिस्टेक क्या ऑब्जर्व होती है कि एल ग्रुप को बच्चा CHO लिखता है स्ट्रक्चर में, इन स्ट्रक्चर, जो आपको नहीं करना है। ओइक में बच्चा COOH करता है और एल्किल वाले में बच्चा जो है ये बना के ये इस तरह से कर देता है। ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ऑलवेज राइट ओपन स्ट्रक्चर, पहली चीज। दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि बच्चे ने ये बनाया, उसको ये भी याद था कि हमें इसका ओपन फॉर्म लिखना है, लेकिन ये चीज वो भूल गया, जरा सा भूल गया। क्या भूल गया कि हमको जो है कार्बन की 4 वैलेंसीज ही होती हैं। तो आप देखो ना 1 2 3 4 चारों लग चुकी हैं, तो नीचे इसके अब हम H नहीं लगाएंगे। तो बात वही हुई कि अगर आप ये मिस्टेक नहीं करते हो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है, लेकिन करते हो तो आप ध्यान रखो आपकी अपनी प्रिपरेशन को 80 आउट ऑफ 80 में कन्वर्ट करना और ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। हमको CHO या COOH का कंडेंस फॉर्म नहीं लिखना है, CH3 का कंडेंस फॉर्म नहीं लिखना है, और दूसरी चीज कार्बन काउंट करने में, मतलब कार्बन के बॉन्ड काउंट करने में हमें ध्यान रखना है 4 बॉन्ड होने चाहिए। 2 बॉन्ड इसके आप देखो ऑक्सीजन के संग और एक दोनों कार्बन से, मतलब हाइड्रोजन से और एक अनदर कार्बन से सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो देयर इज नो नीड टू पुट हाइड्रोजन डाउन द कार्बन। तो एक हम लोग की कॉमन मिस्टेक ये होती है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अगेन वो भी केमिकल बॉन्डिंग के हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही सिली मिस्टेक हम लोग ऑब्जर्व करके बिना कुछ सोचे तुरंत धड़ाक से क्वेश्चन काट देते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन आ गया, फिर से उन्होंने कहा आपसे ड्रॉ स्ट्रक्चर। ये समझ लो आपको हम लास्ट मोमेंट टिप दे रहे हैं कि आप एग्जाम के एक दिन पहले इसको याद, शाम को देख लो बड़े आराम से, और उसके बाद 2-3 दिन तक याद रहेगा, लेकिन अगले दिन आपको देना ही देना है। ड्रॉ स्ट्रक्चर, नंबर 1 HCl, नंबर 2 NaCl, नंबर 3, ये हम अपने स्ट्रक्चर वाले उसमें भी कवर कर चुके हैं बहुत डिटेल में, लेकिन रिवीजन है तो हम यहां पर आपको एक बार फिर से इन क्वेश्चंस में लास्ट मोमेंट रिवीजन। यहां बच्चा क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखा देता है, जो कि गलत है।
क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो हमने आपसे कहा था अगर किसी भी कंपाउंड में आपका हाइड्रोजन लगा हुआ या क्लोरीन लगा हुआ है तो वहां पे शेयरिंग होती है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखा दिया। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखा दिया, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, एच के पास कैसे पॉसिबल है कि बिना इलेक्ट्रॉन के कोई एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहां पर हम दिखाएंगे शेयरिंग। मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक ऑब्जर्व्ड होती है यहां पर कि बच्चा क्या करता है, यहां पर ट्रांसफर शो करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि गलत है। अब नेक्स्ट आते हैं NaCl पर। आपने कहा अरे सर ये तो बड़ा आसान है, ये देखिए सर 7 इलेक्ट्रॉन इसके बनाएंगे और इसमें तो सर ट्रांसफर दिखाएंगे क्योंकि ये हमारा Na+ और Cl-, बस हो गई मिस्टेक। यहां पे क्या हुआ, यहां क्या करना था, Cl पर Na पर पॉजिटिव चार्ज कब आ रहा है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। Cl पे नेगेटिव चार्ज कब आ रहा है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। आपने कहीं पर यहां इसके 8 इलेक्ट्रॉन दिखाए, आप खुद सोचो कहां से नंबर मिल जाएंगे। तो यहां पर मिस्टेक क्या ऑब्जर्व होती है कि फॉरगॉट टू पुट 7 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन, जो कि आपको नहीं करनी है। फिर CCl4 में भी सेम यही मिस्टेक होती है। इतनी मेहनत करके इतना लंबा सा इसका वो स्ट्रक्चर बनता है, बच्चा क्या करता है, बस ये बना दिया, काम खत्म। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन आपको शो करने हैं इस टाइप से। तो यहां पर भी आपकी कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व क्या हुई कि नो इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन, नो 7 इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ जो स्ट्रक्चर हम ये बना रहे हैं इन पर ध्यान देना है, जो हम लिख के काट दे रहे हैं उन पर आपको ध्यान देना ही नहीं है। सारी मेहनत पर पानी मत फेरना लास्ट मोमेंट पर। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, जो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो हमने आपको जस्ट समझ लीजिए एज अ रिमाइंडर उस पॉइंट को वो करा है कि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये 8 पॉइंट है आपका कि कहीं पर भी अगर रिलेटेड टू एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड पे कोई क्वेश्चन आता है, आप ध्यान देना उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है उसकी बेसिसिटी और दूसरा आता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेसिसिटी इसकी होती है 1 और नंबर ऑफ ये होते हैं 4। ये बेसिकली आपका मल्टीपल चॉइस में आता है और पहले ही ऑप्शन दिया होता है बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड 4। बच्चा कहता है अरे CH3COH नंबर ऑफ H जितने होते हैं वो उसकी बेसिसिटी होती नहीं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H जितने होते हैं पर आयन, सॉरी पर मॉलिक्यूल, वो आपकी बेसिसिटी होती है। तो यहां पे आपका बेसिसिटी होगी 1। तो एक मिस्टेक हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम बार बार कहेंगे, आप ईमानदारी से सोचना कि हाँ कभी आपसे ये मिस्टेक हुई है और हुई है तो अब दोबारा ये आज के बाद नहीं होंगी, एटलीस्ट एग्जाम तक तो नहीं होंगी। आर एज नहीं होंगी, क्या नहीं होने दोगे आप, एज x इज इक्वल टू 2, 8, 7, z इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला बिटवीन, राइट फॉर्मूला बिटवीन x एंड z। अब झटके में ये नहीं स्मार्टनेस दिखा दी, सर देखिए x, ये z, ये 1, 1, ये देखिए x, z। हो गई गलती। आप देखो z के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये हाइड्रोजन है। तो कोई भी आप कंपाउंड लिखते हो तो पहले हाइड्रोजन होता है। तो यहां पे ये नहीं कि सर यहां तो x और z पूछा था, पूछेंगे वो कुछ भी, लेकिन आपको अपना प्रॉपर तरीके में फॉर्मूला फ्रेम करना है, यानी कि z पहले आएगा तो आप यहां लिखोगे z, यहां लिखोगे x और फिर ये 1 होगा, ये 1 होगा, फिर एक्सचेंज करोगे तो आपका फाइनल फॉर्मूला होगा zx। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप यहां पर नो xz, why? Because z is हाइड्रोजन। तो Z हाइड्रोजन है। आप देखो ना HCl, आप देखो 287 ये हमारा HCl को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर वो X और Z कह रहे हैं के बीच में, तो बनेगा तो आपका HCl ही। ये थोड़ी ना कि सर सीक्वेंस में X पहले तो हमने पहले X लिख दिया, वो नहीं होगा। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हम HCl लिखेंगे ना कि ClX।
तो अगर कहीं पर भी आप देखोगे किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 1 दिया है, मतलब वो हाइड्रोजन है और आपको फॉर्मूला फ्रेम करना है, तो वो पहले आएगा। नेक्स्ट 10 पे आते हैं हमने कहा ना, अब देखो ये भी हम थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन। आपने कहा अरे सर, फिर वही बोला बड़े आराम से, अरे सर मेथेट प्रोपीन होगा, हमने कहा 0 ले लो। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो एल्कीन होता है CnH2n, मेन फॉर्मूले याद रखना, और इन फॉर्मूले के बीच में कि फ्रॉम वेयर n स्टार्ट्स, वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आप देखो थर्ड मेंबर थर्ड मेंबर, फर्स्ट मेंबर यहां आएगा, सेकेंड मेंबर यहां आएगा, थर्ड मेंबर यहां आएगा। थर्ड मेंबर का मतलब आप C की जगह 4 रखोगे, C4H8, तो फॉर्मूला क्या बना आपका, मेथेप्रॉप ब्यूट, तो आपका फाइनल आंसर हुआ ब्यूटीन। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्कीन या एल्काइन, सेम यही चीज आपका एल्काइन में, क्योंकि एल्काइन भी 2 से स्टार्ट होते हैं, तो आपको एल्काइन में भी सेम यही ट्रेंड फॉलो करना है। 11th मिस्टेक जो हम लोग देखते हैं कि वाई अमोनिया गैस इज नॉट, या HCl के लिए भी सेम यही ट्रू होगा आपका, वाई अमोनिया गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। तो बच्चा लिखता है अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, वेरी सॉल्युबल इन वाटर, कट जाता है, क्योंकि हमने आपको HCl और अमोनिया में सबसे पहला पॉइंट यही बताया था कि वेदर इट इज HCl गैस और अमोनिया गैस, रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यू विल ऑलवेज राइट यस, वेरी गुड, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो यहां पर क्या होगा आपका, बिकॉज NH3 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और हाईली को आप ध्यान रखना, और अगर याद हो या आप देखना, हमने जब इंट्रोडक्शन दिया था इनका पॉइंट्स टू रिमेंबर करके, तो वहां पे हाईली हमने कैपिटल में लिखा था, कि हमने कहा था आप लिख लेना स्मॉल में, हम कैपिटल में लिख रहे हैं क्योंकि आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा 11th मिस्टेक, जो बहुत ज्यादा कॉमन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि बेटा ये बताना जरा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? आप कहोगे अरे सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करती है, लास्ट में हैलोजन होते हैं, सबसे पहला हैलोजन फ्लोरीन होता है, उसकी होती है, हमने कहा लो मिल गया 0। तो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट मिस्टेक कहां होती है, हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, बाकी सब सॉरी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको याद रखना, अगर कोई भी रीजन आपका बेस्ड है, मतलब कोई भी आंसर आपका बेस्ड है हैलोजन पर, तो उसमें सब में जो है आपका फ्लोरीन आएगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात आएगी तो ये आपका एक्सेप्शन होगा, यहां पर आप लिखोगे क्लोरीन। ये वाला पॉइंट भी हमने कई जगह पर कवर किया है। 13 हमने कहा ना, ये बस 30 क्वेश्चन हमने लिख दिया है, एक्चुअल में ये 30 वो पॉइंट्स हैं जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक कराते हैं। ये क्वेश्चन क्या है आपका कि अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डैश एंड नंबर ऑफ शेल्स डैश। आप कहोगे अरे सर अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, हमने कहा 0, इंक्रीजेस बाय 1। तो यहां पर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, आप सेम लिख दो, रिमेन सेम लिख दो, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस बाय 1। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा लिखता है, मिस्टेक क्या ऑब्जर्व होती है, इंक्रीजेस ओनली, तो ये कट जाएगा आपका। नेक्स्ट पे आते हैं 14। अब यहां भी बहुत ही कई बार हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है आपका, इन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड डैश इज ऑक्सीडाइज्ड एंड डैश इज रिड्यूस्ड। आपने कहा अरे सर बड़ा आसान है, देखिए ना, यहां हो गया आपका मैग्नीशियम और यहां हो गया आपका क्लोराइड, बस हमने काट दिया। यहां पर रिड्यूस होने के बाद क्लोराइड बनना है, रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूस हो रही है
क्लोरीन। तो यहां पर ऑब्जर्व मिस्टेक क्या है? ऑब्जर्व मिस्टेक है आपकी क्लोराइड। क्लोराइड तो जो आपको नहीं करनी है। तो इन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। तो एक कॉमन मिस्टेक की कैटेगरी में हम लोगों का ये क्वेश्चन आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, जो हम इस क्वेश्चन को भी, जितने भी चीजें थी वो हमने चैप्टर में तो कवर करी हैं, लेकिन आज हमने क्या किया कि सारे चैप्टर में से ये सारी चीजें निकाल ली और निकाल के हम आपके लिए ले आए कि भाई रिवीजन थोड़ा बढ़िया से हो जाए आपका। 15th क्वेश्चन है आपका, गिव रीजन। ये क्या है आपका कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप कहोगे अरे सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन बिटवीन देम, बस हो गई गलती, देम काट दिया हमने, जीरो दे दिया। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप लिख रहे हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के बीच की बात कर रहे हो, जबकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है बिटवीन देयर आयंस। तो यहां पर क्या होगा कि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग, अब देखो इतने छोटे से आंसर को लिखने पे आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन गड़बड़ क्या हो बिटवीन देम पर, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction exist between their ions। अब मिस्टेक क्या ऑब्जर्व होती है? मिस्टेक ऑब्जर्व होती है बिटवीन देम। मिस्टेक क्या होती है? बिटवीन देम, जो कि आपको नहीं करनी है, क्योंकि देम जब आप यूज कर रहे हो मींस आप यूज कर रहे हो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के लिए। तो इस पर भी हम लोगों ने काफी मार्क्स काटे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं, इसी रीजनिंग की कैटेगरी में ही है कि वो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स। तो गुड कंडक्टर्स मतलब कि आप कुछ नहीं, सिंपल सा आंसर लिखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। आप कहोगे अरे सर यही तो हम भी, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहां पे। ऑब्जर्व्ड मिस्टेक क्या है? ऑब्जर्व्ड मिस्टेक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तुरंत कट जाएगा। और ये बहुत ही कॉमन पूछी जाने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग है ये, इसीलिए हमने इनको यहां पर कवर कर लिया है। तो ये हो गए हम लोग के कुछ और मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब इसमें भी देखिएगा बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन है आपका, वन वर्ड में आता है, एक नंबर में पता चला एक नंबर चला गया, 79 हो गए, तो भैया बहुत अफसोस होगा हमको। द इंडिकेटर दैट tells us strength of an acid or base, यानी कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताता। बच्चा कहता अरे सर pH, बस काट दिया। ये क्या होते हैं? ये आपके होते हैं, इसका आंसर है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्योंकि pH जो स्केल है या pH पेपर आप लेते हो उसका यूज करके आप जो है वो आप ये समझ लो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का वो एक एग्जांपल है। तो यहां पर आपको उस इंडिकेटर के बारे में बताना, इन्होंने जर्नल पूछा है, समझ लो एक तरह से डेफिनेशन पूछ ली है कि व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, द इंडिकेटर्स दैट टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एल्कली। तो यहां पर आपको pH लिखना है, सॉरी pH नहीं लिखना है। तो ऑब्जर्व्ड मिस्टेक क्या हुई? यहां पर मिस्टेक क्या हुई कि बच्चा लिखता है pH पेपर या pH सॉल्यूशन, pH को मेंशन ही नहीं करना है। हां, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर, तब आपका आंसर होगा pH, क्योंकि वो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमने कहा था ना, देखने में आपको शुरू लगा होगा अरे 30 क्वेश्चन सर तो बहुत पकाएंगे, लेकिन नहीं, 30 क्वेश्चन नहीं है, वो कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि आपके क्वेश्चन में बन के आते हैं। अब देखो 18
ये भी बहुत, इसमें कोई मिस्टेक ऑब्जर्व नहीं होती, लेकिन बच्चा गलती कर देता है। गलती क्या करता है कि अगर वो आपसे पूछते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है, FeCl2 Cl2 और FeCl3, तो ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, इससे आपको रिएक्शन लिखने में भी आसानी होगी। और ये आपका होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस। ये समझ लो आपका एग्जाम के एक दिन पहले की प्रिपरेशन है। सिंपल सा, आप देखो, इसको हम लोग बनाते थे यूं करके, और इसको हम लोग बनाते थे ऐसे करके, तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। एक हम लोग गलती ये भी मिस्टेक ऑब्जर्व, मतलब एक मिस्टेक ये भी ऑब्जर्व करते हैं। 19 पे आ जाओ, वो कह रहे हैं NH4OH हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एडेड टू कॉपर सल्फेट, आपको ऑब्जर्वेशन बताना है टिल इन एक्सेस। तो यहां पर क्या होता है कि हम लोग इसके आंसर में पेल ब्लू PPT formed which is soluble in excess and changes into inky blue, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, इंकी ब्लू सॉल्यूशन। अब यहां पर हम लोग ऑब्जर्व मिस्टेक क्या होती है, यहां पर बच्चा लिखता है पेल ब्लू चेंजेस टू इंकी ब्लू, यहां पे पीपीटी होगा, यहां पे इंकी ब्लू सॉल्यूशन होगा। और दूसरी चीज क्या करता है बच्चा, जो है वो ओमिट कर देता है क्या, सॉल्युबल टर्म। जब तक आप सॉल्युबल नहीं लिखो तब तक वो सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के हर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रेसिपिटेट है एक्सेस में सॉल्युबल हो रहा है, तो वट एवर इट मे बी द कलर, यू विल राइट दैट पर्टिकुलर कलर अलोंग विद देयर सॉल्युबिलिटी। तो आप अलोंग विद सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी तो हो ही गई आपकी, सॉल्युबल है मतलब, लेकिन उसके संग आप सॉल्यूशन जरूर लगाओगे। जैसे आपने देखा जिंक के संग, जिंक जो है कलरलेस हो जाता है, तो टर्न्स टू कलरलेस सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन से कई सारी क्वेश्चन जो है हम लोग के काम में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि एक रिएक्शन पूछी जाती है, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन हॉट एंड कॉन्क सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू एल्यूमिनियम। बच्चा कहता है अच्छा साहब देखिए, एल्यूमिनियम जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मेटल है, उसमें NaOH डालेंगे, मतलब एल्कली डालेंगे, तो उन मेटल के संग हमको सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। हमने कहा बेटा वेरी गुड, रिएक्शन लिख दो। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे कि 20th पे क्या हुआ आपका, हॉट एंड कॉन्क alkali is added to aluminium। तो बच्चे ने दिमाग में बैठाला कि अच्छा मेटल प्लस एल्कली, रिएक्शन याद है उसको, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को वो यहां पर ऐसे ही लिख रहा है कि Al प्लस NaOH गिव्स, और उसने कहा सर आपने यहां बताया था यहां पर मिक्स्ड सॉल्ट बनते हैं जिसमें 2 एनायन कैटायन होते हैं, तो सर यहां पे NaAlO2 बनेगा। हमने कहा वेरी गुड, प्लस H2 बनेगा। बैलेंस करते करते परेशान हो गया, बाद में छोड़ दिया क्वेश्चन, किसी हाल में क्वेश्चन बैलेंस नहीं हुई। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हम लोग यहां पर वाटर भी ऐड करते थे, क्योंकि हॉट एंड कॉन्क होता है, यहां पे हमको थोड़ा सा उसको डाइल्यूशन देना पड़ता, तब एल्यूमिनियम डिसॉल्व होता है। और इसकी बैलेंसिंग बहुत आसान थी, याद करो 2 2 2 2 करके हम लोगों ने यहां 3 कर दिया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट आ गया आपका भैया बहुत प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन, इन एम्पिरिकल फॉर्मूला इफ लास्ट वाला जो होता है आपका सिंपल रेशियो इज ईदर, ये भी हमने अपने वीडियो में बहुत ज्यादा कवर किया था, 2.5 3.5 4.5 इस कैटेगरी में आता है एंड सो ऑन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई ऑल रेशियो बाय 2। जैसे आपने लिया CHO, सारा पूरी टेबल सही है, सारे नाम सही लिखे हैं, लास्ट में आपने देखा एक रेशियो आ गया 1, एक आ गया 1.5, एक आ गया 2।
कॉमन मिस्टेक हम लोग देखते हैं, बच्चा इस 1.5 को 2 लिख के खत्म कर देता है। ऐसा नहीं करना है। यहां पे आप सारे रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2, 3 एंड 4, तो फॉर्मूला आपका बनेगा C2H3O4। यहां पर ऑब्जर्व मिस्टेक होती है इस जगह पर, तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहां पर ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई ऑल रेशियो बाय 2। सारे रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, केवल आपको 1.5 को ही 2 में कन्वर्ट नहीं कर देना है। तो एक मिस्टेक हम लोग की ऑब्जर्व यहां पर हुई। अब नेक्स्ट फिर से आपका एक गिव रीजन वाला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। हमने कहा ना कि जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो 10 क्वेश्चन दिए थे वो माइंड स्टॉर्मिंग, जिसमें आपको कहीं सोचना पड़ रहा था। लेकिन यहां पर ये जितने भी क्वेश्चन ले लो या आप जितने भी ये पॉइंट्स ले लो, आप देख रहे हो कि वो n नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए और बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द लेसन। तो वहां पर ये छोटी छोटी मिस्टेक ऑब्जर्व होती हैं। तो नेक्स्ट आपका आ गया कि हाँ भाई, उन्होंने फिर से एक रीजन दिया, ये आपका पॉइंट नंबर 22 है। फिर से उन्होंने एक रीजन दिया आपका कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ PbBr2 इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब फिर भाई ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, सोचो, कभी ये क्वेश्चन आया है? आपने आंसर लिखा है बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। सच्ची सच्ची बताना। तो आपने कहा अरे हाँ सर हो गई गलती। वहां नंबर क्यों नहीं मिले? वहां नंबर इसलिए नहीं मिले क्योंकि उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। उन्होंने उस रिडॉक्स रिएक्शन को इस लेड ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस के रेफरेंस में पूछा है। तो आप यहां पर आंसर क्या लिखोगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमीन एट एनोड एंड रिडक्शन ऑफ, जिसका भी पूछा है उसमें जो जो आपके आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, वो आप along with इलेक्ट्रोड मेंशन करोगे। एंड रिडक्शन ऑफ लेड एट कैथोड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि एनोड पर हमको ब्रोमीन मिलेगा और कैथोड पर हमको मिलेगा क्या? आपका लेड। तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट उस पे आते हैं हम। नेक्स्ट में, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली रिपीटेड पॉइंट है आपका कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, वो आपसे कह रहे हैं प्रोडक्ट एट एनोड एंड प्रोडक्ट एट कैथोड, एड एनोड एंड कैथोड। बच्चा कहता अरे सर इससे आसान क्वेश्चन तो कोई नहीं आ सकता। देखिए एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। बिल्कुल सही जा रहा है बच्चा। एनोड प्लस होता है, उस पे माइनस वाली गैस जाएगी, यानी कि वहां जाएगी ऑक्सीजन और यहां जाएगी हाइड्रोजन। हमने काट दिया। क्यों? क्योंकि एनोड नो डाउट प्लस होता है, उस पे ऑक्सीजन जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन का यहां पर आप लिखोगे 1 वॉल्यूम, यहां लिखोगे आप 2 वॉल्यूम। तो इस ऊपर वाले में मिस्टेक ऑब्जर्व क्या होती है? मिस्टेक क्या होती है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विद आउट वॉल्यूम लिखता है बच्चा, बस मार्क्स घट गए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संग आपको यहां पर वॉल्यूम टर्म मेंशन करना जरूरी है। अब अगला वाला भी जो पॉइंट है हमारा, वो कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन आपको वो पॉइंट याद रखना है कि मिस्टेक करा सकता है। अगला जो है हम लोगों का पॉइंट है, और यहां पर हमने देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिखा, इसीलिए इस पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा कि कन्वर्जन ऑफ, ये हम सारे चैप्टर में कवर कर चुके हैं, लेकिन इस समय मेरा मेन पर्पस है आपका जो लास्ट का 11th आवर है, उस 11th आवर में आपको रिवाइज कराना। तो ये होता है आपका रोस्टिंग। और अगर वो कह रहे हैं
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बच्चा कन्वर्जन और कॉन्सेंट्रेशन जल्दबाजी में पढ़ना नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, पढ़ने में गड़बड़ मत करना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। तो बच्चा सल्फाइड से कंफ्यूज होता है कि सल्फाइड में रोस्टिंग था, लेकिन जब हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं तो यहां पर आपका था फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, एक गलती ये होती है। नेक्स्ट, फिर से हमारा एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राइंग एजेंट नॉट यूज्ड इन HCl। तो यहां भी हमने जब HCl और अमोनिया पढ़ा रहे थे तब, HCl और अमोनिया पढ़ा रहे थे, बहुत डिटेल में हमने आपको बोला था कि ड्राइंग एजेंट में जब कोई नॉट यूज वाला होगा या यूज वाला भी पूछा जाएगा तो आप वाई में दोनों का नेचर लिखोगे कि बोथ आर एसिडिक सो दे विल नॉट रिएक्ट। अगर नॉट यूज कर रहे हैं तो वन इज एसिडिक, वन इज बेसिक। जो भी आपका एसिडिक होगा, गैस एसिडिक होगी, गैस को लिखोगे, अगर ड्राइंग एजेंट एसिडिक होगा तो वो लिखोगे। तो ड्राइंग एजेंट नॉट यूज्ड इन HCl, आपने लिखा यहां पर क्विकलाइन या कैल्शियम ऑक्साइड, सब कुछ सही है। अब नॉट यूज्ड, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि HCl इज एसिडिक इन नेचर। अब देखो आपने क्या किया, आपने HCl गैस का नेचर बता दिया। फिर कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, अब देखो आपने ड्राइंग एजेंट का नेचर बता दिया, तो एक एसिडिक है एक बेसिक है, तो दे विल रिएक्ट टुगेदर। तो बस अब यहां पे लिख दोगे कि दे विल रिएक्ट टुगेदर। जो 3 पॉइंट हमने अंडरलाइन किए हैं, हम लोग कॉपी करेक्शन में इन 3 पॉइंट्स पर फोकस करते हैं कि बच्चे ने गैस का नेचर लिखा है, ड्राइंग एजेंट का नेचर लिखा और उसके बाद उसकी रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है वो चीज मेंशन करी है या नहीं। तो एक चीज हम लोग की ये हो गई। उसके बाद ये भी हम आपको कई चीज बता चुके हैं। क्वेश्चन आया लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl और सेम मिस्टेक होती है लैब प्रिपरेशन ऑफ HNO3 में। तो यहां पर क्या हुआ, ये हमारा हुआ 27। आपसे कह रहे हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl, इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखिए। आपने कहा अरे सर ये देखिए ना, यहां पे इसके संग रिएक्शन कराते हैं NaHSO4 प्लस HCl। हमने कहा भैया ये तो बिल्कुल जीरो वाला हो गया, क्योंकि आपने यहां पर इसके संग कॉन्क नहीं लगाया। यहां पर हमने कहा था सिंबल मत लगाना, गलत हो जाता है, लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कॉमन मिस्टेक क्या होती है आपकी, हम लोग को ये 2 पॉइंट देखने होते हैं चेक करने में। कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि या तो बच्चा कॉन्क नहीं लगाता है या लेस देन में साइन उल्टा कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है, साइन अगर बिल्कुल श्योर हो फिर भी एक बार 2 बार सोच लेना आराम से, अदरवाइज सिर्फ लिखना लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड वर्ड्स में लिख देना। और कॉन्क, तो गलती क्या होती है, या तो कॉन्क मिस होता है या लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड मिस होता है, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मेरी पॉसिबल कि ये क्वेश्चन भी आपको फिर 79 में, क्योंकि लैब प्रिपरेशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा हाँ, इस बात से एक चीज हमें और ध्यान आई कि अगला हमने तीनों लैब प्रिपरेशन का एक 1 शॉट वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे, जिसमें तीनों लैब, केवल लैब प्रिपरेशन, बाकी अदर कुछ नहीं, लैब प्रिपरेशन किस तरह से उस पर क्वेश्चन आते हैं एक बार, हालांकि हम लोग कई बार कर चुके हैं लेकिन उसको हम एक जगह समराइज कर देंगे। तो लैब प्रिपरेशन स्टडी ऑफ कंपाउंड की आपकी एक जगह पर खत्म हो जाएंगी। इस जगह लैब प्रिपरेशन से हमें ये चीज याद आई। नेक्स्ट 28, यहां पे क्या है, उन्होंने आपसे कहा NH3 और CuO, ठीक। इसको हम थोड़ा सा वो कर दे रहे हैं, जल्दी में बता रहे हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए अपना पढ़ने के लिए भी। यहां पे इन्होंने कहा कि अमोनिया गैस को जब आप पास करते हैं कॉपर ऑक्साइड में, तो ऑब्जर्वेशन बताइए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, बुक में जो ब्राउन कॉपर दिया वो आप मत लिखना, यहां लिखना पिंक मेटल कॉपर। भरोसा करो हम पे, पिंक मेटल कॉपर। राइट ओनली दिस, ब्राउन ना लिखना, पिंक मेटल कॉपर, क्योंकि कभी कभी ब्राउन काट दिया जाता है। वैसे ही उन्होंने दिया NH3 प्लस PbO, यहां भी ऑब्जर्वेशन। तो यहां आपको ध्यान रखना है, यहां तो बच्चा सही लिखता है, बस छोटी सी जो गलती करता है वो बता रहे हैं। यहां पे आपका होता है सिल्वरी ग्रे मेटल, हम लोग देखते हैं बच्चा लिखता है ग्रेइश मेटल।
ग्रेइश मेटल, सिल्वर मेटल नहीं, सिल्वरी ग्रे मेटल, ये आपको लिखना है, याद रखना। अच्छा, अब अगला हम उस पे आते हैं, ये भी लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl और HNO3 दोनों पर बेस्ड है। और क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन होता है कि टेम्परेचर शुड नॉट बी अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब यहां पर आपका ये हो गया 29 यहां पर आपका क्या हुआ कि HCl और HNO3 दोनों में अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर रीजनिंग पूछी जाती है कि टेम्परेचर शुड नॉट बी अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो HCl में तो आप लिखोगे HCl में आप लिखोगे हार्ड क्रस्ट ऑफ Na2, पूरा लिखना होता है, वर्ड्स में भी लिख देना और उसमें भी लिख देना। यहां भी वो रीजन दिया हुआ है, लेकिन वो आप ना लिखना, प्रेफरेंस में वो नहीं आता है। यहां पर आप लिखोगे कि HNO3 में कि फर्दर डीकॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। बेटा ध्यान रखना, इस पे मार्क्स कटते हैं। आप ये लिख के उसके बाद लिख सकते हो कि एंड हार्ड क्रस्ट ऑफ Na2CO4 फाउंड। लेकिन अगर आपने केवल ये लिखा तो यहां पे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आप खुद सोचो HNO3 जो कि रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है, तो वो कहां इतना टेम्परेचर झेल पाएगा, तो उसका डीकॉम्पोजिशन हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड में। तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहां पर फर्दर डीकॉम्पोजिशन लिखने के बाद फिर आप हार्ड क्रस्ट लिखना। इसमें केवल और केवल एक ये आंसर एक्सेप्टेड होता है, ना वेस्टेज ऑफ फ्यूल, ना कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो यहां पर क्या है कि एक बार हम आपको रिवाइंड करा दें कि कहीं पर भी कॉन्क HNO3 होगा, आपका गैस इवॉल्व्ड NO2 होगी, डाइल्यूट HNO3 होगा, गैस इवॉल्व्ड NO होगी, लेकिन बट विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये भी आपका वन वर्ड में करेक्ट द फॉलो, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज विद डाइल्यूट HNO3, ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस देंगे। तो ये थे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक जो आपने भी देखा होगा, कहीं ना कहीं आपसे नोइंगली या अननोइंगली हो गई है, लेकिन अब नहीं करना, प्लीज मेरी बेइज्जती मत कराना। और जैसा हमने बोला कि अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सारी लैब प्रिपरेशन, क्योंकि लैब प्रिपरेशन पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। लैब प्रिपरेशंस के बाद, लैब प्रिपरेशन के अलावा जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, हम एक छोटा सा वीडियो उस पर आपको बना कर देंगे। 100% एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप फटाफट इन दो वीडियोस के लिए तैयार रहिए। पहला तो लैब प्रिपरेशन, और लैब प्रिपरेशन के तुरंत बाद वेरी गुड मींस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो जल्द मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।